नागेश और सुजाता की नई नई शादी हुई थी। नागेश ऑफिस में काम करता था और अपनी पत्नी सुजाता की बड़े प्यार से देखभाल कर रहा था। सुजाता अपने जीवन में एक अच्छा पति पाकर बहुत खुश थी और उनका जीवन बड़े आराम से गुजर रहा था। उन्होंने अपने प्यार की निशानी के रूप में एक बेटी को जन्म दिया और उसका नाम रखा श्रावणी। एक दिन सुजाता नागेश से बोली, मेरे मन में कुछ बात है। जब से हमारी शादी हुई है तभी से आपसे पूछना चाहती थी। क्या कहूँ अगर आप बुरा न मानो? ऐसी क्या बात है जो तुम मुझसे पूछने में इतना झिझक रही हो? चलो अब बता भी दो मुझे। हम अपनी शादी के बाद कभी बाहर घूमने नहीं गए जी, और अगले कुछ दिनों में हमारी बेटी भी 1 साल की होने वाली है। क्यों ना हम एक बार काशी जाकर पूजा करें? हमारी एक अच्छी परिवार के साथ मस्ती भी हो जाएगी। कम से कम एक बार तो चलने की बनती है ना? नागेश कुछ देर सोचता है और फिर कहता है, ठीक है, मैं कल ही ऑफिस में छुट्टी के लिए लिख देता हूँ और अगले सप्ताह चल पड़ेंगे। ठीक है? क्योंकि उसके पति ने घूमने के लिए उसकी बात जो मान ली थी। 1 सप्ताह के बाद वे ट्रेन में काशी की यात्रा के लिए निकल पड़े। खेतों से गुजर रही ट्रेन से बाहर देखते हुए सुजाता सुंदर दृश्यों का आनंद ले रही थी। मैं बचपन से ही काशी जाना चाहती थी और मेरा ये सपना अब पूरा हुआ। थैंक यू सो मच। इसमें थैंक यू कहने की क्या बात है? तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करना मेरा फर्ज है। कुछ देर बाद सुजाता बेटी को गोद में लेती है और उसकी आंख लग जाती है। ट्रेन चल ही रही थी कि कुछ देर बाद पटरी पर खराबी आने से ट्रेन नीचे उतर गई और एक बड़ी दुर्घटना हो गई। हर जगह लोग और चीजें बिखरी पड़ी थीं और कुछ लोगों की मौत भी हो गई थी। 10 दिन बीत जाने के बाद नागेश को होश आया और उसने खुद को अपने घर में बिस्तर पर पाया। वो चौंक गया। उसे होश में आया देख उसकी माँ जानकी उसके पास आई। अम्मा, सुजाता और मेरी बच्ची कहाँ हैं? वो दोनों ठीक है ना? बताओ, ठीक है ना? 10 दिनों की बेहोशी के बाद उठे हो? टेंशन मतलब एकदम से, मेरी बात ध्यान से सुनो। उस रात उस हादसे में कई लोगों की जान चली गई। कुछ जीवित थे और कुछ को चोट लगी थी। तुम्हारी जेब के अंदर घर का पता रखा होने के कारण वो तुम्हें यहाँ ला सके। हमने बहू और बच्ची की बहुत तलाश की। उनमें से किसी के अस्पताल में भर्ती की कोई सूचना नहीं मिली और न ही ये पता चला कि वे जीवित है भी या नहीं। क्या करें? ये सुनकर नागेश जोर जोर से रोने लगा। मेरी बच्ची को कुछ नहीं हो सकता। मैं खुद जाकर उन दोनों को घर लेकर आऊंगा। तुम देखना, वो जिंदा है। फिर वो उस जगह गया जहां दुर्घटना हुई थी और आसपास के अस्पतालों में अपनी पत्नी और बच्ची के बारे में पूछताछ करना शुरू किया, लेकिन उसे उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। हर कोई सोचने लगता है कि सुजाता और बच्ची मर चुके हैं। लोगों ने नागेश को दिलासा देना शुरू किया और उसे दूसरी शादी के लिए तैयार कर लिया। कुछ ही दिनों में फिर उन्होंने श्यामला नाम की एक लड़की से उसकी शादी भी कर दी। नागेश ने श्यामला की भी बहुत अच्छी तरह देखभाल की और 1 साल के भीतर उन्हें एक प्यारी सी बच्ची भी हो गई। लेकिन नागेश अभी भी सुजाता और अपनी बच्ची की तस्वीर देखकर दुखी हो जाता था। एक दिन जब वो अपने घर में बैठा हुआ था तो उसने अपने घर के दरवाजे पर एक 7 साल की बच्ची के साथ एक महिला को देखा। सुजाता को अपनी बेटी के साथ वापस आया देखकर नागेश एकदम हैरान रह गया। इतने दिनों बाद हमें वापस देखकर क्या आप चौंक गए? इस तरह क्यों देख रहे हो? कैसे हो तुम? नागेश अपने सदमे से बाहर आता है और सुजाता, तुम जिंदा हो? ये सब सच तो है ना, या कोई सपना देख रहा हूँ? हाँ, ये सच है कि मैं अभी जिंदा हूँ। ये देखो, हमारी बेटी श्रावणी। मुझे ठीक से याद नहीं कि दुर्घटना के दिन क्या हुआ था, लेकिन मुझे किसी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। उस दुर्घटना में मैंने अपनी याददाश्त खो दी थी और इसीलिए उन्होंने इतने लंबे समय तक मेरी और हमारी बेटी दोनों की देखभाल की। इतने वर्षों के बाद जब मेरी याददाश्त वापस आई तो मैं अपनी बेटी को लेकर
तुरंत तुम्हारे पास। जब वो ये सब बोल रही थी तो श्यामला अपनी पुत्री काव्या के साथ वहां आई। नागेश उलझन में था। तभी सुजाता ने श्यामला को एक बच्ची के साथ आते देखा। ये दोनों कौन है? नागेश उसे समझाने की कोशिश करता है। सुजाता सब कुछ जानकर सन्न रह जाती है। मामले को सुलझाने के लिए परिवार के सभी बुजुर्ग उन दोनों से मिलने के लिए आते हैं और इस मामले को सुलझाने की कोशिश में किसी को भी ऐसा होने की उम्मीद नहीं थी और इसीलिए दोनों को ही न्याय मिलना चाहिए। नागेश को अपनी आमदनी को अपने दोनों परिवारों में समान रूप से बांटना चाहिए और सबको साथ रहना चाहिए। इस बात को मानकर वे सभी एक साथ रहने लगे। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ परिवार के अंदर समस्याएं आने लगती हैं। जब सुजाता रसोई में खाना बना रही थी तो कई दिनों के बाद नागेश उससे बात करने के लिए आता है, लेकिन श्यामला इस पर गुस्सा हो जाती है। कुछ देर बाद जब वो श्यामला के पास जाता है, यहाँ क्यों आए? जाओ अपनी पहली पत्नी के साथ रहो। अब मेरी क्या जरूरत रह गई तुम्हें? तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? इतने सालों बाद आई है इसलिए मुझे उसके साथ कुछ देर बात करने का मन हुआ। मैं अब अपनी हालत अच्छी तरह से समझ गई हूँ। मुझे लगता है मुझे और मेरी बेटी को अब से यहाँ नौकरानी की तरह रहना है। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? मैं सबका एक जैसा ध्यान रखूंगा। तुम ये गलत बातें सोचकर बेवजह अपना दिल दुखी मत करो। ओ हाँ, मैं तो अब जो कहूंगी आपको बेवजह ही लगेगा। हे भगवान, मैं जो कुछ भी बोलूंगा उसे वो उल्टे तरीके से ही लेगी। वो चुप रहता है और बाहर चला जाता है। श्रावणी और काव्या एक दिन एक साथ खेल रही थी और एक खिलौने को लेकर लड़ने लगी। सुजाता आती है और काव्या पर खिलौना उठाने के लिए चिल्लाती है। ये देखकर श्यामला भी गुस्सा करती है। अपनी बेटी को काबू में रखो, क्योंकि वो मेरी बेटी को बेवजह मार रही थी। तो तुम मेरी बेटी से बातें क्यों कर रही हो? मुझे तुम लोगों को इस घर में रहने ही नहीं देना चाहिए था। तुम कौन होती हो इस घर पर अधिकार जताने वाली? अच्छा होता हादसे में मर गई होती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है कहने की? हाँ। वे दोनों एक दूसरे के बालों को पकड़ लेती हैं और लड़ने लगती हैं। उनको लड़ते देखकर बच्चियां भी लड़ने लगी। नागेश दौड़ता हुआ आता है और वहां जो हो रहा था उसे देखकर चौंक जाता है। रुको, इस तरह क्यों लड़ रही हो तुम दोनों? रुको भी। वो नहीं सुनती और लड़ती ही रहती हैं। ये देखकर नागेश को गुस्सा आता है। अगर तुम दोनों ने लड़ना बंद नहीं किया तो मैं तुम दोनों को यही मार दूंगा, समझ गई? वे दोनों लड़ना तुरंत बंद कर देती हैं, लेकिन सुजाता नागेश का हाथ पकड़ लेती है और चलो यहाँ से चलते हैं। इस बीच श्यामला दूसरा हाथ पकड़कर कहती है, हमें इस घर में एक पल के लिए भी रहने की जरूरत नहीं, आप मेरे साथ आइए। वे दोनों उसे अलग अलग दिशाओं में खींचने लगती हैं। नागेश मुश्किल में पड़ जाता है। हाय भगवान, ये तुमने मुझे कहां फंसा दिया? अब आप ही आकर मुझे इस झगड़े से बचाओ। वो जोर जोर से चिल्लाता है और भगवान बोलने लगते हैं, आप लोग मुझे अपने परिवार के झगड़ों में मत घसीटो, मैं जा रहा हूं यहाँ से। भगवान के मुंह से ऐसी बात सुनकर नागेश का मुंह खुला का खुला रह जाता है। किशोर एक झक्की सा व्यक्ति था जो अपने जीवन में हर चीज को लेकर हमेशा परेशान ही रहता था। यदि उसके काम में कोई गड़बड़ हो जाती थी तो ये पक्का उसके लिए एक बड़ी समस्या बन जाती थी। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भी वो उलझन और चिंता में अपने घर आता है। तब उसके पिता उसके पास आते हैं और मुझे नहीं लगता कि तुमने अभी भी जीवन में चीजों के बारे में चिंता करना बंद किया है। अरे बताओ भाई, इतने परेशान क्यों हो? कुछ नहीं पापा, बस इतना सा लगता है कि मैंने अपनी सारी परीक्षाएं भी दे दी हैं और अब मेरी पढ़ाई खत्म हो गई। ये तो अच्छा है, अब तुम अपने लिए एक अच्छी नौकरी की तलाश कर सकते हो। फिर किशोर अपने पिता से कुछ कहने की कोशिश करता है। हाँ हाँ बोलो ना, क्या कहना चाहते हो? बताओ भी, चुप मत खड़े रहो ऐसे। पिताजी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, लेकिन कैसे कहूँ? सबसे पहले तुम ये फालतू की चिंता करना बंद करो। बात सिर्फ इतनी है कि मैं नौकरी करने की बजाय फोटोग्राफर बनना चाहता हूँ। मुझे फोटोग्राफी का शौक है, इसी परेशानी में रहता हूँ। ये सुनकर पिता नाराज हो गए। क्या इतना पढ़ लिख कर भी तुमको नौकरी करना पसंद नहीं आ रहा? बस हमेशा अपने आसपास के लोगों की फोटो खींचते रहते हो, उससे कितने पैसे कमाओगे? शहर जाओ और अपने लिए एक अच्छी नौकरी ढूंढो, वरना मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा।
अगर तुमने फोटोग्राफी करने के बारे में सोचा भी तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। किशोर अपने पिता की बातों से थोड़ा डर जाता है और वहां से चला जाता है। 1 सप्ताह के बाद वो नौकरी करने शहर के लिए निकल गया। वहां वो एक कंपनी में काम कर रहा था और उसका इस नौकरी में मन नहीं लग रहा था, पर फिर भी वो रोजाना उस काम को किए जा रहा था। ऐसा लगता है मैं इस नरक में आके फंस गया हूँ। मैं जो करना चाहता हूँ वो मैं कब करूंगा, समझ नहीं आ रहा। वो अपनी इस हालत से बहुत दुखी और मायूस हो रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। उस दिन किशोर के मित्र का बर्थडे था, जिसमें ऑफिस के सब लोग शामिल थे। किशोर ने अपने मोबाइल में बर्थडे शूट किया। उसका दोस्त वीडियो देखकर बोलता है, अरे दोस्तों आकर जरा देखो तो क्या कमाल की फोटोज ली हैं किशोर ने, आओ आओ देखो तो। फिर वो किशोर का मोबाइल लेकर सबको दिखाता है। सब लोग उसके काम की तारीफ करने लगते हैं। उस दिन सबके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर किशोर खुशी से फूला नहीं समा रहा था। मुझे बहुत खुशी है कि तुम सबको मेरी खींची हुई तस्वीरें पसंद आई, सच में। खैर ये तो मानना ही पड़ेगा कि तुम्हारी तस्वीरें हैं तो गजब। प्रवीण किशोर की तारीफ करते करते उसे एक तरफ ले गया। और सच तो यह है कि मुझे रोज के ऑफिस के काम करने का कोई मन नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा से एक फोटोग्राफर बनना चाहता हूँ। मैं सिर्फ अपने पिता की वजह से इस नौकरी में हूँ और इसे कर रहा हूँ। तब वो प्रवीण से अपने मन की बात कहता है और दुखी होता है। सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पिताजी ने जोर दिया, तुम वो काम कैसे कर सकते हो जिसे तुम नापसंद करते हो। मेरी बात मानो, तुम एक कैमरा खरीद लो और ऑफिस के बाद के समय में फोटोग्राफी का काम शुरू कर दो। इससे तुम कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी कर सकोगे और जब तुम्हें ठीक समय लगे तब इस जॉब को छोड़कर फोटोग्राफी को अपना करियर बना लेना। किशोर सोचता है और समझ जाता है, ये आइडिया है तो सही, मैं पार्ट टाइम ये काम कर सकता हूँ। फिर उसने जो पैसे बचाए हुए थे उनसे वो एक अच्छा सा कैमरा खरीदता है और तस्वीरें लेना शुरू कर देता है। फिर वो उन्हें प्रवीण को दिखाता है। तुम्हारे फोटोज देखकर वास्तव में समझ में आ रहा है कि प्रकृति कितनी खूबसूरत है। मैं अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को तुम्हारे बारे में बताऊंगा ताकि तुमको ऑर्डर मिलने शुरू हो जाएं। लेकिन किशोर, तुम जल्दबाजी में काम करते हो। देखो ध्यान रहे, ऐसा ना हो इस चक्कर में तुम्हारी छवि खराब हो जाए। इस बात का ख्याल रखना, ठीक है ना? ऐसी कोई बात नहीं प्रवीण, अब मैं अपनी उलझनों को संभाल सकता हूँ। थैंक्स। एक दिन किशोर अपने कैमरे के साथ पार्क में आता है। वो वहां के फूलों, पेड़ों और दृश्यों को अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश करता है। इसी बीच एक खूबसूरत चिड़िया वहां आती है और किशोर उस चिड़िया की फोटो लेने की कोशिश करता है। एक लड़की चिड़िया के ठीक बगल में बैठी थी और जैसे ही किशोर तस्वीरें क्लिक करना शुरू करता है, वो लड़की समझती है कि किशोर उसकी तस्वीरें ले रहा है। ये लड़की मुझे इतने गुस्से में क्यों देख रही है? मुझे लगता है कि वो समझ रही है कि मैं उसकी तस्वीरें ले रहा हूँ। आकर मुझे थप्पड़ भी मार सकती है। हे भगवान, फिर क्या होगा? इज्जत चली जाएगी मेरी तो। और वो परेशान होकर एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। पर लड़की सब कुछ नजरअंदाज कर देती है और अपनी ही दुनिया में उलझी रहती है। ये देखकर किशोर शांत हो जाता है। मुझे बेवजह उस लड़की की चिंता होने लगी थी। कितनी बुरी तरह घबरा गया था मैं। इसके बाद वो वहां से चला जाता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, किशोर अपनी फोटोग्राफी के काम से अच्छा नाम कमा लेता है। धीरे धीरे उसे बर्थडे पार्टीज और शादियों में फोटोग्राफी करने के ऑर्डर्स मिलने लगते हैं। ऐसे ही एक और ऑर्डर में उसे शादी में फोटोग्राफी करनी होती है। वो वहां जाता है और तस्वीरें लेने लगता है। शुभ समय आ गया, अब दूल्हा और दुल्हन गांठ बांधे। जैसे ही दूल्हा दुल्हन के साथ गांठ बांधने लगा, सर अपना कैमरा चेहरे की ओर करें और फिर गांठ बांधे। दूल्हा उसकी बात नहीं सुनता और गांठ बांधता रहता है। तभी किशोर उसे फिर रोकता है और उसका चेहरा कैमरे की तरफ करवाने की कोशिश करता है। इस सब में शुभ समय बीता जा रहा था। ओ फोटोग्राफर, शादी में दखल देना बंद करो, शुभ समय बीत रहा है। ये सुनकर किशोर चिंतित हो जाता है कि तस्वीरें अच्छी नहीं आएंगी और वो दूल्हे के पास जाता है। फिर वो धागा लेता है और उसे उस लड़की से बांधता है। देखो, ये है कैमरे के सामने गांठ बांधने का सही तरीका। अगर ऐसे नहीं किया तो तस्वीरें अच्छी नहीं आएंगी। देखो, ये है कैमरे के सामने गांठ बांधने का तरीका। फिर वो चारों ओर देखता है और देखता है कि आसपास के लोग उसे गुस्से से घूर रहे हैं। तब उसे समझ में आता है कि उसने जल्दबाजी में लड़की से शादी कर ली है। वो वहां से भागने की कोशिश करता है। तब तक दूल्हे के रिश्तेदार उसे पकड़ लेते हैं और उसकी जमकर धुनाई कर देते हैं।
फोटोग्राफी के जुनून में वो व्यवहारिक चीजों पर ध्यान नहीं रख पाता, इसलिए मार खाता है।